नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 सेट कर दिए हैं, ठीक है। आज हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी 3rd क्लास है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाल अवस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है और मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं या अनियमित और असंबद्ध होता है। ठीक है, तो बाल अवस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, बहुस्तरीय होता है, हर तरह से विकास होता है और मिश्रित होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बच्चों में। नेक्स्ट हमारा क्या है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क वह अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, तो यही आंसर है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, जिसमें कि जो अधिक कौशल वाले लोग होते हैं, सहकक्षी होते हैं, उनकी सहायता से बच्चों का क्या कर जाता है, बच्चों की हेल्प की जाती है ना। तो यही हमारा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र का आंसर नंबर फर्स्ट। थर्ड हमारा क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, जब बच्चे क्या करने लग जाते हैं, मतलब इमेजिनेशन के थ्रू सीखने लग जाते हैं, है ना। तो परिकल्पित निगनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो परिकल्पित यानी कि कल्पना करने लग जाते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉरेंस कॉल्बर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को क्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा था लॉरेंस कॉल्बर्ग का सिद्धांत, जिसमें हमने क्या देखा था कि समाज की प्रणाली को, ठीक है, प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित किस स्थिति में रखना चाहता है वो, जब वो सामाजिक क्रम व्यवस्था वाले अभिन्यास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, 2 होगा। ठीक है, तो यंत्र वाले में तो जिसमें वो लेन देन का हिसाब रखता है बच्चा, दंड वाले में भी नहीं आएगा, और ये सार्वभौमिक वाला तो लास्ट वाला था, तो हमारा आंसर नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार व अंतस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। यहाँ पे हमें बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं और अंतस्थिति अनुपालन संभावना दी हुई है। बुद्धि के प्रकार क्या क्या है, स्थानिक, मनोवैज्ञानिक, अंतरावैक्तिक, विक्रेता की होती है, भाषिक, मूर्तिकार और शारीरिक गति संवेदना तो खिलाड़ी। तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसको शारीरिक गति करनी पड़ती है। भाषिक वाला तो मूर्तिकार नहीं हो सकता। अंतर यानी इंटर पर्सनल है जो, उसमें सेल्समैन का तो नहीं हो सकता, है ना। और स्थानिक है जो, ये भी गलत है, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो आंसर नंबर 4 होगा। नेक्स्ट हमारा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। स्कीमा तो हमारा जीन पियाजे का था, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या देखा था कि लेव वाइगोत्स्की जी ने समाज और संस्कृति पर ज़्यादा जोर दिया था। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बिल्कुल है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी रोग हो जाएगा। अभिभावकों के प्रतिपुष्टि देने और प्रयोजन के बेहद सफल और कम सफल व असफल व्यक्तियों को पहचानने में सहायक होता है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने कक्षा शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है ना। तो हमारा क्या है, आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है, अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हम विद्यार्थियों को छांटेंगे कि कौन सफल है कौन कम सफल है, तो यह आंसर में हमारा रॉन्ग हो जाएगा और आंसर नंबर 4 हमारा राइट होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो आंसर नंबर हमारा 4 हो जाएगा। 8 हमारा क्या है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के लिए और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। जेंडर रूढ़िवादिता हमने पढ़ा था, जिसमें मेल और फीमेल
के बारे में है ना। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए, यानी कि जो मेल और फीमेल में जो भेदभाव किया जाता है उसको कम करने के लिए और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? लिंगों की जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ये तो नहीं हो सकता। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना और दृढ़ थोड़ी करना है हमने उसको, है ना। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लड़कों का ग्रुप बनाओ, लड़कियों का ग्रुप बनाओ, है ना। दोनों को हमें समान लेके जाना होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, है ना। तो मिश्रित मतलब दोनों को हमें मिश्रित समूह बनाना ताकि इन भेदभावों को कम किया जा सके, ठीक है। तो आंसर नंबर आ जाएगा हमारा 4th। नेक्स्ट हमारा क्या है? अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन, रुकावट, समस्या या मुद्दा समझना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रुकावट वगैरह हम नहीं समझ सकते। तो बहुभाषिता को हमें क्या समझना चाहिए? एक गुण समझना चाहिए, यानी रिसोर्स साधन समझना चाहिए, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी सिर्फ पाठ्य पुस्तक को थोड़ी ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करना है, ठीक है। मतलब अलग अलग एक्टिविटीज भी तो करवानी है बच्चों को, हर चीज़ के मतलब सार्वभौमिक विकास करना है बच्चे में, है ना। सिर्फ उनको किताब तक ही सीमित नहीं रखना हमें। नेक्स्ट हमारा क्या है? अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। क्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बाल केंद्रित में हमें प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक उपकरण का सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था? लेव वाइकोस्की जी ने दिया था। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? आंशिक दृष्टि वाले यानी जो कम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, ठीक है। नहीं के बारे में बताया हमने। बड़े आकार के मौद्रिक पुस्तकें, ये भी यूज़ होने चाहिए। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी यूज़ होने चाहिए, है ना। बोलती पुस्तकें और स्पर्श सूचना, ये भी यूज़ होने चाहिए। और नेक्स्ट हमारा क्या? छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, तो ये हमारा ये वाला नहीं होना चाहिए। तो आंसर नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि छोटी मुद्रा कार्यशीट उनके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देगा या वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट हमारा है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? बच्चों को समावेशी यानी जिसमें सबको साथ में लेके चला जाता है। बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथक नहीं करना होता है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट हमारा क्या है? बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करना, ठीक है। तो हमने अलग अलग सीमा नहीं देखनी है बच्चों की कि कौन तेज है कौन मंदबुद्धि है, सबको साथ में लेके चलना होता है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट हमारा क्या है? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान का प्रावधान करना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने के लिए, तो ये समान शिक्षा पाने के लिए जोर देता है समावेशी शिक्षा। तो आंसर नंबर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चों को आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करेंगे? चुनौतीपूर्ण कार्य देकर और निरस्ता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, या वह प्रश्न देकर जो अभिमुखी चिंतन की हो, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करवा कर रटने वाला तो नहीं होगा, सिर्फ प्रश्न देकर हल करने के लिए कह देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्रश्न देकर जिसमें कि अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर 1 हो जाएगा कि उन्हें ऐसे कार्य दी जिससे उनकी निरस्ता दूर हो और चुनौतीपूर्ण भी हो कार्य, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? पठन वैकल्प, यानी कि जिनको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, जो वाज और रस में भेद समझ नहीं पाते हैं, जैसे वाज और सा लिखा तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको क्या बोलेंगे। तो पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ठीक है। तो जब हम उन बच्चों के पढ़ने के बारे में उनसे पढ़कर सुनेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये हमारा 3rd आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? कौन से बता दें जो प्रभावशाली नहीं है? पहला हमारा क्या है? अधिगमकर्ताओं के बीच
अधिगमकर्ताओं की बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्या, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। हमें ट्यूशन के पर थोड़ी फोकस करना है जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था डैश है। एक क्या है, बच्चों को अधिगम के शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता, ये तो रोंग हो जाएगा। कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। संबंध नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और भूमिका नगण्य है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए, तो ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करना कि योग्यता आधारित समूह बनाना, ठीक है। तो हमें उनके मतलब बांटना थोड़ी स्टूडेंट्स को, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्यार्थियों की संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और जिससे कि वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो, तो ये आंसर भी सही लग रहा है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके उनकी शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो विविधता मतलब उनकी जो अलग अलग पर्सनैलिटी, उनको हमें वो थोड़ी इग्नोर थोड़ी करना है, ठीक है। तो हमारा ये भी रोंग हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर नंबर 1 आ जाएगा, है ना, पहला और थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है, 19, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है और साथ में एक सक्रिय प्रक्रिया भी होती है। रैखिक नहीं होती है, व्यक्तिगत भी नहीं होती है और निष्क्रिय तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 क्वेश्चन क्या है हमारा, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा विविधता को डैश समझना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, उपेक्षित भी नहीं कर सकते, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। तो आंसर नंबर 3 होगा, ठीक है, कि भाषा विविधता को समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। देखो, स्पर्धिक तो नहीं हो सकते, कॉम्पिटिटिव वातावरण थोड़ी बनाना, हमने कॉम्पिटिशन नहीं करवाना बच्चों से। भयावह डरावना भी नहीं होना चाहिए, ये भी प्रतिस्पर्धी, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा। सहयोगिक होना चाहिए और प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पाठ उपलब्ध कराकर, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, ठीक है। तो सीखने से ज़्यादा कार्यपूर्ण पर बदल देना, ये भी नहीं हो सकता। वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, ये भी नहीं हो सकता। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत अवसर उपलब्ध कराना, तो ये भी बहुत से अवसर उपलब्ध करते ही नहीं है। तो मेन क्या हमारा पाठ हमने पढ़ा था जिसको कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, जो हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। पाठ क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है जिसमें बच्चे को तब तक सहायता दी जाती है टीचर के द्वारा जब तक कि वो उस ज्ञान को प्राप्त न कर पाए जो उसको दिया जा रहा है ना। तो यानी कि सहायता उपलब्ध कराना है पाठ, यानी कि स्कैफोल्डिंग, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने नहीं पूछा है ना, ये तो सही बात है। नेक्स्ट हमारा क्या, बच्चे पद्धतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापिका की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है। तो क्या ये थोड़ी हो सकता है कि बच्चे खुद नहीं सोचते, बच्चे खुद सोचते हैं ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा हमारा। तो आंसर नंबर 2 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या था, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं और के बारे में संकरिता पूर्वक सोचने और उसमें छानबीन की लालसा होती है, बिल्कुल होती है। और बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, तो ये भी सही बात है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 24, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों की अधिगम सामर्थ्य नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे वंचित हैं उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है कि उनके पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट ना हो, इस वजह से उनको दिक्कत हो रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनमें पढ़ने की सामर्थ्य नहीं होगी। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ये सही होगा, क्योंकि बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दिखाता है कि जो विद्यालय में बच्चों की आवश्यकताएं और रुचियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं।
ठीक है, तो आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने में बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने में बच्चों की क्या करते हैं, चिंतन बढ़ता है और क्रियाकलाप भी उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा इसका। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, बच्चों पे भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, भ्रांति तो नहीं होगी, बच्चों का ध्यान भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बच्चों की प्रतिस्पर्धी ध्यानात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती थी, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आंकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ठीक है, अध्यापक केंद्रित कक्षा में तो नहीं हो सकता, प्रगतिशील कक्षा में हो सकता है, प्रगतिशील होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आंकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार चेंज करती है ना, या परिवर्तित करती है, तो हम आंसर नंबर 2 हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्र से भी नहीं होगा, व्यवहारवादी भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग समाज में रहते हैं, अलग अलग सामाजिक माहौल में रहते हैं, तो ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, संसार के सभी बच्चे विकास एक ही क्रम में तो नहीं करते हैं, विकास रुचिपूर्ण और सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकता में पूर्ण निश्चित अनुवांशिक घटक, सब हर चीज़ तो अनुवांशिक घटकों पर निर्धारित नहीं करती, कुछ हद तक करती है, लेकिन बाकी हमारा इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विकास एक सरल तो नहीं है, विकास की एक जटिल प्रक्रिया है, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है। मध्य, ठीक है, मध्य अवधि की बताना हमने, मध्य बाल्यावस्था के प्रतीकात्मक खेल को उभारना, ये तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है ना, तो ये सही होगा, क्योंकि मध्य कालावस्था में हमने पढ़ा था जीन पियाजे में कि बच्चे क्या करते हैं, मूर्त चिंतन करने लग जाते हैं, है ना, तो यानी कि तर्क संगत विचारों का विकास हो जाता है उनमें, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हो, है ना, लेकिन जो दिखते हो सामने उन्हीं का कर सकते हैं वो, है ना, इमेजिनेशन वाला नहीं आता है अभी तक बच्चे में मध्य बाल्यावस्था में। नेक्स्ट हमारा पेश कौशल संग्रह विकास में ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये नहीं होता है, और वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता में विकास तो मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता है, ये थोड़ा आगे जाकर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका नहीं होती, बिल्कुल होती है, विद्यालय बहुत कम भूमिका होती है, ये भी नहीं होगा। प्राथमिक कारक है, प्राथमिक कारक तो परिवार होता है, और आंसर नंबर 4 है द्वितीय कारक है, तो विद्यालय हमारा द्वितीय कारक है और प्राथमिक कारक हमारा फैमिली होती है। ठीक है, समाजीकरण में। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ये हमने किसने किया था, जीन पियाजे जी ने किया था। ठीक है, हमने देखा था जीन पियाजे का सिद्धांत, तो ये था ठीक है, तो मतलब बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से बड़ों की अपेक्षा अलग होता है, ये जीन पियाजे जी ने कहा था, है ना। तो ये था हमारा आज का CDP का चैप्टर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ये। ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास थी, तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होंगी। देखिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।